हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाइनिंग क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। आपकी क्लासेस टाइम पर चल रही है, शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे, डेली इसी टाइम पर चलती है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट है, मैम कितने बजे चलती है? तो फ्रेंड्स बता तो रही हूँ कि डेली आप थंबनेल पे देखा करिए, ऊपर सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि कितने बजे क्लास चल रही है, कौन सी क्लास चल रही है, क्या टाइटल है आज पढ़ने का, कौन सा चैप्टर चल रहा है, कितनी क्लासेस हो चुकी है, सारी चीज़ थंबनेल पे अप टू डेट रहती है। थोड़ा सा थंबनेल को भी पढ़ने का प्रयास क्या करिए कि वहाँ पर चीज़ें क्या दी गई हैं। आप लोग को बस क्लास में आप लोग डायरेक्ट एंट्री मारते हैं और बहुत फिर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार पहले चीज़ों को देख लिया करिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाया जा रहा है, कम से कम उस चीज़ को पता तो हो आपको। तो वहाँ पर जो चीज़ें थंबनेल पर रहती है उनको पूरी प्रॉपरली रीड किया करिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ। डेली हम मिलते हैं शाम को 4 बजे और 5 बजे। आप लोग अब टाइम पर आइए, क्योंकि अभी तक बहुत ढिलाई बढ़ती गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब एकदम बी पंचुअल। जितना आप लोगों ने मेरे साथ नाम लिखवा के रखे हुए हैं, मुझे अब वो पर्टिकुलर्स जितने भी लोगों ने मेरे पास नाम नोटिस करवाए थे, वो सारे लोग मुझे यहाँ पर क्लास में टाइम टू टाइम चाहिए। एनी हाउ आप लोग यहाँ पर आइए। सारे लोग जो प्रॉपर तरीके से क्लास यहाँ पर आकर करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, रहेंगे, प्रॉपर चीज़ों को समझेंगे, क्वेश्चंस भी मैं करूँगी तो जवाब भी देंगे, अपना भी पूछेंगे, सब कुछ होगा प्रॉपर तरीके जैसे ये क्लास चलती है। उन्हीं लोगों को बेस्ट ग्रुप में ऐड किया जाएगा, अदरवाइज सबको रिमूव किया जाएगा। इस बात को तो ध्यान रखिएगा, चाहे मेरी वार्निंग समझिए, चाहे अपने पढ़ने के लिए प्रॉफिट समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास डेली हो रही है, शाम को 4 बजे 5 बजे दोनों टाइम पर आपको क्लास मिलेगी। अपने टाइम पर करना है। कल भी क्लास हुई थी, आज भी दोनों होगी, तो सारी क्लास को देखना है। जो भी पहली बार अगर आ रहा हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले फटाफट। लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक काफ़ी अच्छे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार रिपीट करिए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स 1-2 बार पढ़ेंगे तभी आएगा। हर सब्जेक्ट सभी को पहली बात तो नहीं आता है, तो जो चीज़ें नहीं आती हैं उस पर आप ज़्यादा वर्क करिए। क्लियर? इसी से वो चीज़ें सोल्यूशन हो पाई, और कोई सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। 8 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो सब्जेक्ट आपका कम तैयार हो उस पर थोड़ा आप ज़्यादा वक्त दिए। सबको 1 घंटा दे रहे हैं तो उसको 2 घंटा दीजिए, तभी वो चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो पाएंगी। हर एक चीज़ पढ़ाई गई, आधे से ज़्यादा कोर्स खत्म होने पे डिपेंड है हमारा। जनवरी में बहुत सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। फेब में हम क्वेश्चंस और पेपर्स करेंगे, ताकि मार्च के पहले हमारा सब कुछ प्रिपेयर रहे, हम भी प्रिपेयर रहें। गॉट इट एवरीवन? चलो अब बढ़ते हैं टॉपिक। ये हमारा चैप्टर 6 चल रहा था, सृजनात्मकता, जिसमें मैंने एक क्लास ली थी आपको और हर एक चीज़ को अपडेट किया था, बताया था। क्लियर? सबको समझ में आया था? से यस और नो बताइएगा ज़रूर। सभी के सभी लोग एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ पढ़ाई करेंगे, सारे के सारे लोग, क्योंकि प्रश्न बीच बीच में पूछे जाएंगे, पोल्स भी आपको मिलने की कोशिश रहेगी टाइम से, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे क्या, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है, बुक नहीं है, जो भी रहा है, टेलीग्राम पर कांटेक्ट करिए, राज सर वहाँ पर मिलेंगे, और उनसे बात करके अपनी नोट्स ले लीजिए, जिनको लेना हो या जो भी इच्छा हो आपकी। क्लियर? चलो आते हैं फटाफट, टाइम बहुत नहीं वेस्ट करेंगे। हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया था। आज हमें थोड़ा सा एक टॉपिक देखना है, सृजनात्मकता में बौद्धिक स्तर। एक लेवल है बौद्धिक स्तर, इनके बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको यहाँ पर आज सृजनात्मकता के सिद्धांत से आपको अवगत कराना है, उनके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगी। देखिए क्या है बौद्धिक स्तर से, तो आप समझ रहे हैं कि आईक्यू का लेवल, एक आईक्यू का लेवल। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि क्लास सेकंड का बच्चा होगा तो उसका आईक्यू का लेवल अलग हो, क्लास फिफ्थ का होगा तो उसका अलग होगा, 10th का होगा उसका अलग होगा, 12th का होगा उसका अलग होगा। होगा कि नहीं? तो ये ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ रहा है, आपकी एज का स्तर बढ़ रहा है, आपकी कक्षा का स्तर बढ़ रहा है, आपके आईक्यू लेवल में भी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। तो उसी स्तर के बारे में हमको जानना है कि क्रिएटिविटी से क्या मतलब है। देखिए, सृजनात्मकता शक्ति के लिए उच्च बुद्धि लब्धि की आवश्यक एक आईक्यू आवश्यक है। नवीन, मौलिक और परंपरागत ढंग से हर कार्य करने का साहस सिर्फ उच्च बुद्धि लब्धि के छात्रों में ही होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त निम्न बुद्धि वाले के व्यक्ति भी सृजनशील होते हैं। लेकिन मेनली देखो, जैसे कहा जा रहा है कि अगर आप क्रिएटिव कोई कार्य करना चाहते हो या आपके अंदर ये क्रिएटिव वाला गुण हो, तो ये एक बात ये मेंशन की जाती है, या एक हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि अगर कोई जैसे बहुत कोई अचानक कोई कार्य हो गया या कुछ बन गया है, कुछ भी हो गया, तो दिमाग में होता है ना कि बच्चा बहुत तेज होगा, बहुत ही मतलब हर समय कुछ ना कुछ करने का साहस रखता होगा, आईक्यू लेवल तेज होगा, अच्छा होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, हर चीज़ में अव्वल होगा, तो तभी उसने ऐसा कोई क्रिएटिवनेस का कार्य किया या ऐसा सृजनात्मकता का गुण दिखाया, कुछ बनाया, कुछ नया किया जो हम नहीं सोच सकते थे। बहुत कुछ है फ्रेंड्स।
बहुत कुछ है जो यूनिक है, नया है। तो ये कहा गया है कि जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनका आईक्यू का लेवल हाई होता है वही इस चीज़ को करते हैं, और जो निम्न होते हैं जिनका आईक्यू का लेवल तेज़ नहीं होता है वो उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आईक्यू लेवल नहीं होता है लेकिन वो किसी एक चीज़ में अव्वल ज़रूर होते हैं, चाहे वो दौड़ में ही होंगे या कुछ और किसी भी चीज़ में होंगे, कोई ना कोई एक गुण में ज़रूर होगा। तो ये बात तो प्योरली गलत है कि हाई वाले में ही होगा। बस ये एक सेट ऑफ माइंड में थॉट बैठ जाता है कि जो बहुत तेज़ होगा, हर चीज़ में अव्वल है, क्लास में अव्वल है, सारी चीज़ों में A1 आ रहा है, वही सृजनात्मकता के गुण के जैसे कुछ कार्य को परफॉर्म कर सकता है या दिखा सकता है या कुछ बना सकता है। तो ये एक बौद्धिक स्तर की बात है। आपको मैंने समझाना था, मैंने बताया कि लेवल से आईक्यू का सृजनात्मकता का क्या संबंध है। थोड़ा सा तो कनेक्टेड है ये फ्रेंड्स, ये बात सच है। जैसे आप सोचो कि क्रिएटिव कार्य करो, तो क्रिएटिव कार्य आप जैसे कोई खिलौना बनाओ या कोई एंटरटेनमेंट का कार्य करो, तो वो कोई जो है पढ़ाई का नहीं है। लेकिन आप प्लेन बनाओ, कोई आप बाइक बनाओ, कोई आप गाड़ी बनाओ, कोई आप कुछ और बनाओ, जिससे लोगों को, जैसे एंटरटेनमेंट होगा तो बच्चों के लिए होगा ना, खिलौना आप कोई क्रिएट करोगे तो बच्चों के लिए। लेकिन अगर गाड़ी बनेगी, प्लेन बनेगी, कार बनेगी, कुछ और बनेगी, तो पब्लिक के लिए बनेगी ना, तो उसमें दिमाग लगेगा। कोई रॉकेट बनेगा तो वो उसमें साइंस का भी दिमाग लगेगा ना, क्रिएशन भी होगा, साइंस का दिमाग भी लगेगा। तो साइंस वाला जो फैक्टर है वो तो जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसी में पाया जाएगा ना। सब बच्चे तो नहीं, हम तो प्लेन नहीं बना सकते। क्या आप प्लेन बना सकते हैं क्या? मैं तो अभी उसकी पढ़ाई में उसकी दूर दूर तक मेरा कोई ख्वाब नहीं है कि मैं भी कभी साइंटिस्ट बनूँ और प्लेन बनाऊँ, नहीं कर सकती ना। तो वो मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है उस चीज़ की, मेरे अंदर जिस चीज़ की हम वो करते हैं। तो उसी तरीके से है। तो आईक्यू लेवल का भी एक पहलू देखने को मिलता है कि वो उससे इंटरकनेक्टेड अंदरूनी कहीं ना कहीं से है। क्लियर? चलो आगे आते हैं, बात करते हैं सृजनात्मकता के सिद्धांत की। अब क्रिएटिविटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या हैं, देखते हैं। पहला है मनोविश्लेषण। ध्यान से एक एक शब्द को जानना, क्योंकि इस चैप्टर में शब्दों का ही खेल है। मनोविश्लेषण, अभी इससे पहले मनोविज्ञान देखा, मनोविज्ञान 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 यही शब्द देखने को मिला, लेकिन मनोविश्लेषण शब्द देखने को नहीं मिला। नहीं मिला ना। मानवीकृत मिला, मनोनित मिला, लेकिन मनोविज्ञान भी मिला, मनोविश्लेषण नहीं मिला। अब ये क्या है ये समझो। शब्दावली का भी खेल इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा है। बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, फंसने की चांसेस रह जाती हैं। अगर पेपर टाइट बन गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप भी प्रिपेयर रहिए एकदम तरीके से, क्योंकि सामने वाली टीम का नहीं पता है कि वो बम मारेगा कि तोप दगाएगा। क्लियर? चलो अब देखो ये है क्या। पहला जो शब्द है वो है मनोविश्लेषण। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक फ्रायड हैं। सृजनात्मकता का जो मेन प्रवर्तक जो चीज़ें हैं वो फ्रायड की है, ठीक है, ध्यान रखना, जर्मन फ्रायड का नाम है। यह कहा है कि हर प्राणी में कुछ मूल प्रवृत्ति जन्म व्यवहारों में समानता होती है। इन्होंने बोला कि जितने भी प्राणी होते हैं कुछ मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो जन्म व्यवहारों में समानता होती है, परंतु इन मूल प्रवृत्ति जन्य कार्यों से हटकर अगर मनुष्य चेतन रहते हुए कोई कार्य करता है तो उसे सृजनात्मकता कहेंगे। कुछ समझ में आया पढ़ने के बाद आपको? जब आपने ये मेरे साथ लाइन पढ़ी, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ा करो उस पैराग्राफ को, क्या बोला गया। ये सृजनात्मकता मनोविश्लेषणवाद, इसका नाम आगे चल के पड़ जाएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, प्रवर्तक कौन है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, टेट में से बनता है, डेलिड में भी बनता है। सृजनात्मकता के प्रवर्तक कौन है, सृजनात्मकता कौन ले आया, निर्माता कौन, तो फ्रायड, जर्मन फ्रायड का नाम है। फ्रायड सब बोलते हैं, फ्रायड से काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। इन्होंने ये बोला कि हर प्राणी मतलब मेरे घर का बच्चा, आपके घर का बच्चा, आपके दोस्त के यहाँ का बच्चा, उनके यहाँ का बच्चा, उनके यहाँ का बच्चा, उनके यहाँ का बच्चा, अगर सारे बच्चे 6 जनवरी 2023 को पैदा हुए हैं, इसमें से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो तारीख, वो दिन का उतना नहीं मैटर है, लेकिन दिन का और उसका मतलब उतना खास मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो सभी बच्चे में देखे जाते हैं। ये जो बोला गया कि मूल प्रवृत्तियाँ जन व्यवहारों में समान होती हैं, जैसे हमारे घर में है, सभी के घर में है, बच्चे सबके हंसते हैं, जाहिर सी बात है। छोटे बच्चे, अपने बच्चे सबको सुंदर लगते हैं, जाहिर सी बात है। अपने बच्चे हंसते हैं, खाते हैं, रोते हैं, पीते हैं, उनका हंसना, उनका रोना, उनकी जो क्रियाकलाप है वो सब में एक जैसी लगभग देखने को मिलती है।
तभी तो मनोविज्ञान का गुण एक जैसा। आप मैच जब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताती हूँ तो आप क्या फील करते हो कि हाँ ये बच्चा आपका भी ऐसा करता है कि नहीं करता। मैंने ऐसा बोला है बहुत बार ना कि देखिए बच्चा ऐसे रिएक्शन करता है, तो आप लोगों ने हाँ किया है कि नहीं किया। तो वो कैसे हो गया? क्या सारे बच्चे एक साथ पैदा हुए थे? क्या सारे बच्चे नहीं? लेकिन जैसे हंसना, रोना, सबका बेके बेके चलना, फिर वैसे चलना, टुकुर टुकुर रखना, लाइट की तरफ देखना, आवाज़ की तरफ देखना, बार बार छुप जाना, आपकी अपने खिलौने मत देना, हर चीज़ को खाने की तरफ दौड़ना, हर चीज़ को मुंह में डालना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये बच्चे कैसे करते हैं? सभी के बच्चे करते हैं। तो कैसे हो गया? पेरेंट्स अलग, घर, रहन सहन, परिवार, जात, खानदान सब कुछ अलग, तो कैसे हो गया? तो वही चीज़ फ्राइड साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ भी लिखा है साहब ने कि कुछ मूल प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो जन्म से ही समान होती हैं, सब में पाती। सबका बच्चा हंसता है, सबका बच्चा रोता है, सबका बच्चा गाता है, सबका बच्चा नहाता है, नहलाता है, रुलाता है, पिलाता है, खिलाता है, सब कुछ होता है। वो 5 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल तक ज़्यादा अच्छे रहते हैं। 3 साल तक बच्चे देखिए वो जो वो कुछ भी क्रिएटिव करेंगे, चाहे कैसा भी कार्य करें, लेकिन हमको हंसी आती है, हमें अच्छा लगता है, हम देखते हैं क्योंकि वो हमारा बच्चा है, हम उसमें बचपना देखते हैं। लेकिन वो सामने वाले का भी बच्चा वही कर रहा है, उनका बच्चा भी वही कर रहा है, तो सब में वो चीज़ दिखती है। तो यही कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो सब में पाई जाती है। लेकिन फ्रायड साहब ने फिर बोला लेकिन 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 कुछ मूल प्रवृत्ति जन कार्यों से हटकर, जब सारे कार्य हो रहे हैं, सभी में सेम सेम चीज़ें पाई जा रही हैं, उन्हीं में से कोई अगर एक बच्चा, दो बच्चा, चार बच्चा हट कर कुछ अलग तरीके से अपने मनुष्य चेतन में, मतलब अपनी जो ग्रोथ सबकी हो रही है चेतना के साथ, चेतना का मतलब कॉन्शियस माइंड के साथ, जब कोई अलग कार्य करके दिखाता है या कुछ नया करके दिखाता है, कुछ नया बना के दिखाता है, तब वही क्रिएटिविटी कहलाती है। जैसे होता है कि हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, तो मेरे बैचमेट के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जगह पे हैं, मैं कम पे हूँ, या मेरे से बहुत सारे हैं जो कम पर हैं। तो कभी कोई बात चलती है तो ये चीज़ सुनने को मिलती है, देखने को मिलती, सबके होता है। तो वो देखो वो वहाँ पर है, वो वहाँ पर, तो मन में एक वो होता है नहीं यार हमारे साथ में था और ऐसा ऐसा रहा, पहले कैसा था, आज कैसा हो गया, ये है वो है, बहुत सारी चीज़। तो वही चीज़ है कि कोई उसमें से कुछ हट के कुछ अलग ट्रैक पे कर देता है तो वो क्रिएटिविटी में आता है। तो यही है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो जर्मन फ्रायड ने दिया, सिगमंड ये फ्रायड साहब ने दिया। ध्यान रखना पूरा अच्छे से क्लियर तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? यूनिक है, समझ में आया ना? देख लीजिए कितना इन लोगों ने बच्चों के ऊपर पढ़ाई की है, तब इतनी सारी बातें कही, और सही कही है, बिल्कुल होता है। एक वर्ड है साहचर्यवाद, ये भी ध्यान रखना। साहचर्यवाद के अंतर्गत हम परस्पर तथ्यों में संबंध स्थापित करते हैं। ये क्या करते हैं? जो तत्व एक जैसे होते हैं उनके बीच में ये संबंध जोड़ा बनाते हैं। जैसे संबंध पदार्थों में साहचर्य द्वारा प्राप्त होता है, जिनमें से संयोग एवं प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इन संयुक्त तथा प्रणालियों का पुनर्गठन करना ही सृजनात्मकता होता है, और इसके द्वारा नवीन और मौलिकता पैदा करके सृजनात्मकता का गुण विकसित किया जाता है। मतलब इसमें क्या है? परस्पर तत्वों में संबंध। तत्वों का मतलब ये तत्व जैसे कोई सामान नहीं, कि सामान को उठाओ मिला दो और कुछ बना दो, इस तरह नहीं। तत्वों का मतलब यहाँ पर है कि जैसे दो सिबलिंग हो, मतलब जुड़वा हुआ हो, तो किसी में कुछ गुण पाया जाए, किसी में गुण, तो मेनली सिबलिंग है तो हो सकता है साथ में रहते हो, साथ में उनका सब कुछ, तो किसी के कुछ थोड़ी सी क्रिएटिविटी को ले ले, किसी की कुछ। जैसे आपने शिवलिंग का मैथिली ठाकुर का आप नाम जानते होंगे ना, कहाँ की रहने वाली है, मुझे शायद बिहार की रहने वाली है, क्या एग्जैक्ट नहीं पता। गाना गाती हैं वो, ठीक है, बहुत अच्छी सिंगर है, अब तो ब्रांड एम्बेसडर बन गई खादी की, बहुत कुछ उनके बारे में। तो आप देखते हो वो गाना गाती है, उनके दोनों भाई और पापा उनके बांसुरी और तबला वो सब बजाते हैं। तो वो क्रिएटिविटी का गुण हो गया कि नहीं? एक लड़की कहाँ से उठ के कहाँ से गई, गाना गाने लगी, करने लगी। मैथिली ठाकुर को आप जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे। तो वही चीज़ है कि दो परस्पर लीगों के बीच में संबंध बनाया गया। संबंध का कैसा? कि भाई और पापा उनके सपोर्ट किए और बहन ने गाना गाया, तो वो एक फैमिली बन गई। उनको किसी और कंपेनियन की, किसी कंपनी की, किसी ब्रांड की, किसी ब्रांड की, किसी जो है बैंड इंस्टीट्यूट की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको, उन्होंने अपना सब कुछ किया। तो वही चीज़ है। अब उससे क्या हुआ कि इन्होंने एक सहयोग स्थापित किया, हर चीज़ में पहलुओं को सोचा करिए कि कहाँ पर किताबों से क्या संबंधित होगा, तब एक सृजनात्मक बन गई कि नहीं बन गई। अब सृजनात्मकता का मतलब ये मत सोचो कि क्राफ्ट का सामान बन जाएगा, हमेशा कुछ नया होगा। तो उन्होंने नया कर लिया, वो गाना गाती हैं, गीत गाती हैं, ठीक है, बहुत कुछ होता है, तो वो एक नया गुण विकसित हो गया। उन्होंने एक नवीनता लाने का प्रयास किया, सबने मिलकर मौलिकता लाई और वो सृजनात्मकता के गुण के रूप में निखर कर आई, जिससे आज मैथिली ठाकुर जानी जाती हैं, सभी जानते हैं उनको। क्लियर? आप समझ में आई बात यहाँ तक? तो साहचर्यवाद का मतलब समझ में आया कि दो चीज़ों को मिलाना, परस्पर संबंध स्थापित करके कुछ नया बनाना। तो दो बताया अभी तक, एक मनोविश्लेषणवाद बताया और एक मैंने साहचर्यवाद बताया।
आगे आइए, तीसरा है समग्रवाद। अब ये क्या है ये भी जानते हैं। समग्रवाद या व्यवहारवाद, या लिखा रहे तो दोनों एक ही है, चाहे आप समग्रवाद से पूछे चाहे आपने व्यवहारवाद से पूछे, दोनों चीज़ें एक ही हैं। के अकॉर्डिंग ठीक समस्त समस्या प्रधान कार्यों का हल अंतर्दृष्ट और सूझ का प्रतिफल है। अंतर्दृष्ट आप समझ रहे हो, जैसे मन में कोई चीज़ आए और या सूझ कहिए उसको, जैसे कोई चीज़ फंसती है और हमको आता है, हमने पहले कभी किया था लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है या दिमाग नहीं दौड़ रहा है हमारा, हम फंसे रहते हैं किसी छोटी सी चीज़ में। हम कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा फंस जाते हैं जिसका उत्तर हमारे सामने रहता है और हमें दिखता नहीं है। तो वही है कि यहाँ पर इन्होंने बोला आप चाहे समग्रवाद का नाम दे दो चाहे व्यवहारवाद का नाम दे दो, समस्त समस्या प्रधान कार्यों के हल को, कोई समस्या आ गई है, कोई कार्य में बाधा खड़ी हो रही है, उसका हल निकालने के लिए, उसका निवारण करने के लिए सूझ का ही प्रतिफल, आप उसका रिजल्ट तभी निकाल पाओगे जब अपने सूझ का आप इस्तेमाल करोगे, अपनी अंतर्दृष्टि का, सोच का। अपनी अंतर्दृष्टि का मतलब है कि अंदर से, जैसे अंतःदर्शन होता है, खुद को जानना। अब आपको अपने आप से ज़्यादा खुद को इस दुनिया में कोई जान नहीं सकता है, ठीक है। मेरे से ज़्यादा, मेरे अंदर की आत्मा से ज़्यादा किसी को कोई जान नहीं सकता। माँ बाप भी उतना नहीं जानते जितना आपका अपना मन खुद जानता है। तो अंतर्दृष्टि वही चीज़ होती है। इन विचारकों ने सृजनात्मकता का आधार अंतर्दृष्टि बताया। इन्होंने कहा कि ऐसे कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कतें अटक रही है, चाहे वो किसी भी स्तर पे अटके, चाहे वो किसी भी कार्य, जीवन से कोई कार्य हो, पढ़ाई से कोई कार्य हो, सिखाने से कोई कार्य, कुछ भी हो, तो हमारे अंतर मन की जो बात होती है या हम अंदर से जो देख पाते हैं उसको ही लेकर आगे चलते हैं और उसी का ही पहलू आगे रखते हैं। अंतर्दृष्टि के द्वारा अगर मस्तिष्क में कोई नई बात आ जाती है, हमारे अंतर्दर्शन से ही, अंतर मन से कोई नई सूझ या नई बात आ जाती है जिसके कारण मौलिक कार्य हो जाता है, जिसके कारण जो मौलिक कार्य अटक रहा था उसमें बाधा आ रही थी, अगर वो सोल्यूशन निकल जाता है तो वही सृजनात्मकता कही जाती है। आपको मैंने यहाँ पर इस सिद्धांत में 3 बातें बताई। क्या इससे पहले आपने इस डीएलएड के कोर्स में बाल विकास में इन 3 शब्दों के पीछे इतनी बड़ी बात होगी कि आपने कभी सोचा था? यही मैंने आपको बोला कि बाल विकास सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ना चाहेंगे। अगर आपने बाल विकास को अच्छे से समझा ना, तो बाल विकास शिक्षा के वो शैक्षिक नवीन प्रयास करके भी आगे मिलेगा, आपको शांति शिक्षा आपको मिलेगा, आपको समावेशी शिक्षा आपको मिलेगा। बहुत बड़ा कोर्स है, ऐसा नहीं छोटा सा कोर्स है, लेकिन इतना यूनिक कोर्स है क्योंकि आपको ये चीज़ रियलिटी में देखने को मिलती है। क्लियर फ्रेंड, समझ में आया? चलो, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया पहले फटाफट क्लास को लाइक करके आओ, जाओ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए। हम पढ़ाते हैं तो आप लोग बोल के किया करिए, क्योंकि आप लोग के छोटे छोटे लाइक मेरे लिए जब खुशी रहेगी तभी तो मैं कुछ नया सोचूंगी, नहीं तो मुझे फिर ये होगा कि छोड़ो, खाना पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते। आप चाहते मैं ऐसा करूँ? क्यों फ्रेंड्स? अब वैसे भी आप जान रहे हो आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, बताई जा रही है, कोई वो नहीं, कोई चार्ज। यूट्यूब की क्लासेस में बोलना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, मेरे भी एनर्जी जाती है, आपके लिए वक्त निकालना पड़ता है। आधे दिन की क्लास बनाओ, फिर उसको करो, फिर लगाओ, सारी चीज़ें करो, तो फ्रेंड्स मेरा भी तो टाइम जाता है। तो आप लोग कम से कम एक छोटे से लाइक नहीं कर पाते हो तो इसके लिए कहना पड़ता है, तो ये तो गलत बात है ना। हर चीज़ आप चाहते हो कि आपको सब वैसे पका पकाया मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई कैसे कर पाएगा? आपको सपोर्ट नहीं रहेगा, आप जब खुद से आपके मन से बात नहीं होगी, आप इतने बड़े हैं, समझदार हैं, एज अ फ्रेंड हैं आप लोग, एकदम फ्रेंडली बात बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आपके कोई डाउट होते तो वो भी बताती हूँ कि ऐसा नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो वो टॉपिक मैंने आपको, देखो ये प्रिंसिपल बता दिया ना, सिद्धांत बता दिया। सिद्धांत में मनोविश्लेषणवाद एक शब्द पकड़ लो, समझ लो, समझाया। साहचर्यवाद 2 शब्द और तीसरा समग्रवाद। ये तीनों शब्द बहुत बहुमूल्य हैं। टेट में, डीएलएड में, सुपर टेट में, सीटेट में प्रश्न बनते हैं एक ही टॉपिक से, कि आपको दे देता है कहेगा समग्रवाद का मतलब क्या होता है, तो बहुविकल्पी में भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं सृजनशील बालक। अब बात करते हैं, देखो मैंने सृजनात्मकता क्या होती है वो मैंने आपको बताया। अब हमको जो टॉपिक पे प्रश्न ज़्यादा बनेगा वो बनेगा सृजनशील बालक कौन होता है, सृजनशील बालक किसे कहते हैं, क्या करते हैं, कैसे होते हैं, कैसा व्यवहार होता है, क्या विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं, ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे। पहला पॉइंट, जो बच्चा क्रिएटिव होता है, सृजनशील बालकों में मौलिकता और नवीनता का अद्भुत गुण होता है। हाँ, उनमें मौलिकता होती है, उनमें नवीनता होती है, वो हर वक्त कुछ नया नया नया, वो पुरानी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, पुरानी बातों पर लेकर बैठे नहीं रहते, वो नया हर हर 5 मिनट पे, हर प्रयास उनका, हर सफल प्रयास कुछ नया, न्यू, समथिंग न्यू, नई सोच, वो गुण पाया जाता है। ऐसा कुछ आपको दिखता है तो समझ लीजिए कि वो सृजनशील बालक है। दूसरा पॉइंट, सृजनशील बालक में बुद्धि लब्धि हाई, तो जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं उनकी आईक्यू का जो लेवल होता है
वो 140 120 के ऊपर होता है। वो नया सोचते हैं, वो वेस्ट से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। हर बार कुछ नया नए तरीके से एक्सपेरिमेंट हो, एग्जीबिशन हो, प्रेजेंटेशन हो, उनका हर बार का कुछ नया रहता है। तीसरा है, इनमें संदेह की मात्रा अधिक होती है। ये संदेह, डाउट बहुत जल्दी क्रिएट, जो बच्चा क्रिएटिव का होता है ना, जब बच्चा क्यों का प्रश्न पूछता है, फिर वो बच्चा बहुत ही संदेह वाला भी होता है, डाउटफुल। संदेह का मतलब शक करना नहीं, डाउट करना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपने कैसे प्रूफ कर दिया, प्रूफ करके बताओ, आपने बोला ऐसा होता है तो कैसे होता है। तो जब जो बच्चा कैसे पूछता है, फिर उससे दिक्कत भी लोगों को क्रिएट होने लगती है कि बहुत कैसे कैसे करता है। तो वो बच्चे जो है ना डाउटफुल रहते हैं, नहीं मेरे डाउट को पहले क्लियर करो, जिसके कारण वे प्रत्येक बहुत प्रचलित धारणा के साथ नए सिरे से जांच करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं कोई चीज़ हुई, नहीं मुझे नहीं समझ, फिर से करके बताओ, फिर से मुझे दिखाओ, फिर से कैसे हुआ, मुझे जानना है, मुझे करना है। तो कुछ ऐसी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। आपने देखा है क्या ऐसा कोई गुण वाला बच्चा? अगर देखा होगा तो समझ जाना कि वो क्रिएटिव है, बेवकूफ़ नहीं है। इन व्यक्तियों में जटिलता की मात्रा अधिक, बहुत जटिल स्वभाव के होते हैं, हर चीज़ को एक पैनी निगाह से देखते हैं। अतः अध्यापक है तो इस बालक को कभी कभी टीचर बच्चे को, इन ऐसे बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर चाहता क्या है, मेरी टांग खिंचाई कर रहा है कि सच में कुछ जानना चाहता है, या बहुत ज़्यादा सीख कर आया है, मेरी पुलिंग कर रहा है। तो कभी कभी कुछ टीचर ऐसे होते हैं, देखो टीचर का स्वभाव होता है फ्रेंड्स, सबने देखा है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि अगर बच्चे ने पूछा कैसे और उनको आता है, तब तो बहुत अच्छे से उसको खुश होंगे कि उस बच्चे ने प्रश्न पूछा और बताएंगे। अगर उनको नहीं आता है और वो कहानी बता रहे गोल गोल घुमा के, तो उसी बच्चे से उल्टा प्रश्न पूछ लेंगे और जो बच्चे को नहीं आता होगा और बच्चे को चुप मार के बैठा दे। ऐसा टीचर अक्सर करते हैं, तो बहुत गलत बात है। क्योंकि जब अगर उसमें कुछ क्रिएटिव का गुण है, कुछ वो सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो आपको नहीं आता तो बोल दो, कल बताएंगे। आप उसको डांटने का क्या मतलब है? तो उन कभी कभी टीचर बच्चों को समझ ही नहीं पाते हैं। इस तरीके से होता है। सृजनशील बालक में जिज्ञासा की मात्रा बहुत ज़्यादा, ये क्यूरियोसिटी बहुत होती है इनका रहता है। कोई चीज़ हो रही क्यों हो रही है, लट्टू नाच रहा है तो क्यों नाच रहा है, गिर क्यों नहीं जा रहा है, कोई और चीज़ तो नहीं हो रही, किसी साइकिल क्यों नहीं नाच रही है, बाइक क्यों नहीं नाच रही, लट्टू ही क्यों नाच रहा है, गुब्बारा ऊपर क्यों जा रहा है। तो तमाम चीज़ें उनके मन में रहती हैं, जिसके कारण वे हर प्रश्न, घटना, कार्य आदि को पूरा पूरा उत्तर चाहते हैं। कि वो चाहते हैं कि अगर वो कोई चीज़ का डाउट उनके मन में है तो आप उसको सल्यूशन दो। इसीलिए कहा जाता है कि छोटा सा जो 3 साल का बच्चा होता है तो वो कुछ नहीं पूछता है उतना, जैसे वो 5 साल 6 साल में आता है तो वो हर वक्त अच्छा ये क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, उसका क्या होता है, इसको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स उसको डांट के चुप करा के बैठा देते हैं, नहीं कर, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। अगर बच्चा पूछ रहा है तो उसको आप बताओ, अगर वो यही आदत डालता रहा तो सारा नियम, जैसे कभी न्यूटन का नियम पढ़ेगा तो वो 500 प्रश्न खुद ही बना देगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ऐसा कर देते तो सेब नीचे ही क्यों गिरा, ग्रेविटेशनल लॉ में ऊपर क्यों नहीं गया, अच्छा लाल ही क्यों होता है, ये मीठा कैसे होता है, तमाम चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को, पेड़ में पानी कैसे जाता है, ठीक है, पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं, जिसकी पत्तियाँ पीली पीली होती हैं। कुछ पेड़ तो ये कहते हैं कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल के कारण। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियाँ पिंक पिंक होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी चितकबरी, बेंगलोर साइड पे आप देखो तो एकदम रास्ते के स्ट्रीट पे जो है खूब रंग बिरंगी पत्ती, बड़े बड़े जैसे पीपल का पत्ता होता है, ऐसे कुछ ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं, बहुत सुंदर दृश्य बनता है। तो उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अच्छा इनमें क्यों नहीं पाया जाता, इनमें क्यों पाया जाता है। कोई बच्चा अगर क्यूरियोसिटी के प्रश्न पूछेगा ना तो वो बहुत कुछ पूछेगा। तो ये चीज़ उसकी शुरू से दबानी नहीं चाहिए। आप शुरू से बताओगे, आगे पूछता जाएगा, वो एक दिन एक नाम रोशन करेगा, आपके ही काम आएगा आपको। तो वो एक अच्छे गुण है। समझ में आई बात? यहाँ तक हो गया। छठा पॉइंट क्या है, वे उन अस्पष्ट विचारों की तरफ भी विशेष ध्यान देते हैं जिन्हें सामान्य बालक लापरवाही के कारण छोड़ देते। कभी कभी क्या होता है कि कोई टीचर अपने आप को बहुत तेज़ लगाते हैं, कुछ भी बता देते हैं गड़म गड़म करके, तो वो होता है कि बच्चा फिर सोचता है अगर पूछ पाया तो ठीक है, कर पाया तो नहीं, छोड़ देता है। उनमें सामान्य बातों पर भी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है, क्योंकि वो जब कभी बच्चा, टीचर कुछ भी बताता रहता है तो एक बार सुनने का प्रयास करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर अपने तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं। क्लियर यहाँ तक? आइए 7 पॉइंट चलते हैं। मैंने कई सारे पॉइंट लिए हैं ताकि आपको कोई 3-4 जो आपको पूछेगा सृजनशील बालक क्या होते हैं, सृजनशील बालक से आप क्या समझते हैं, उनकी अवधारणा बताइए, उनका विशेषता बताइए। तो फ्रेंड्स हम इतना सारा ले लिए हैं कि आपको किसी भी तरीके का प्रश्न पूछे आप बनाकर लिख पाओ। मेरा इतना ढेर सारा पॉइंट लेने का सिर्फ यही मकसद है कि 5 तो पहले आपको याद हो, कोई आसान से, और बाकी कोई प्रश्न अगर सृजनात्मकता से बनता है तो आप ये सारे पॉइंट उसमें भी ऐड करके लिख सको।
अब सातवां पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है। सातवां पॉइंट में इनमें साहस की मात्रा बड़ी ज़्यादा होती है। ये बहुत ही साहस वाले होते हैं। साहस के कारण वे उन कार्यों में भी हाथ डालते हैं जिन्हें करने से सामान्य कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल बच्चा नहीं करता है। अरे अब नहीं करेंगे, डर लग रहा है, लेकिन वो उसमें भी उंगली करते रहते हैं। साहस के कारण वे ही परंपरागत और बहुत प्रचलित मार्ग से हटकर एक नया रास्ता बनाने का प्रयास, तभी कि जब आप किसी चीज़ें प्रयत्न नहीं करोगे, आप जानने का प्रयास खुद से नहीं करोगे, तो कोई आपको बिल्कुल नहीं सिखा सकता है। ठीक है, आप सीख तभी पाओगे जब खुद से जिज्ञासु होगे। आप में साहस नहीं, हिम्मत नहीं है, तो फिर आप कोई चीज़ कर नहीं सकते हो फिर। ठीक है, 8 देखो, इनमें संवेदनशीलता ज़्यादा पाई जाती है और इसलिए प्रत्येक कार्य को गंभीर, वे संवेदनशील होते हैं, हर एक कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो और बच्चे उसको फेंक देते हैं, अरे नहीं किसी काम का नहीं, लेकिन और जो क्रिएटिव होता है वो उसमें से कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेता है। तो गंभीरता के साथ सोचते हैं। 9वां पॉइंट वे है कि वे अपने विचार को दबा कर नहीं रख पाते, वे अपने हर विचार को व्यक्त करते हैं। वो अपने मन में कोई चीज़ गांठ बांध कर नहीं रखते, जो चीज़ है मुँह पे बोलेंगे, करेंगे, सामने रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति चुप्पू स्वभाव का होता है ना, वो बहुत खतरनाक भी हो जाता है कभी कभी। नहीं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो बात की बात है, एक्सेप्शन देखा जाता है, बट ये है कि नहीं। 10th है, उन्हें विचारों में व्यवहारिकता और वास्तविकता भाई, इनके जो विचार होते हैं, इनका जो थॉट होता है वो वास्तविकता होती है। ये कोई अगर बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें रियलिटी होगी। ये सामने लाकर प्रूफ कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ें हो रही हैं, आप देख लो, आप मुझे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको दिखाई, समझाई, बताई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सृजनात्मकता का शिक्षण द्वारा विकास। अब ये क्या है समझते हैं। सृजनात्मकता का जो क्रिएटिविटी है उसमें शिक्षण के द्वारा आप कैसे विकास कर सकते हो बच्चों को, वो जानना है। शिक्षण द्वारा कक्ष में बालकों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। इसलिए शिक्षण कार्य में शिक्षक को पाठ्यक्रम के अलावा शिक्षेतर क्रियाओं को भी महत्व देना चाहिए। इनमें ये कहा जाता है कि टीचर को सिर्फ किताबों की ही दुनिया तक बच्चों को सीमित नहीं रखना चाहिए। किताबें बहुत शॉर्ट टर्म में होती हैं, लिमिटेड होती हैं। आप उनको और भी जो शिक्षण के अलावा की जो चीज़ें हैं उनसे भी अवगत कराओ, उनके बारे में बताओ। शिक्षक को कक्षा की गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाओ, डिबेट करवाओ, निबंध प्रतियोगिता करवाओ, ड्राइंग प्रतियोगिता करवाओ, सेमिनार करवाओ, नए विषय पे कुछ चर्चा करवाओ, पोस्टर, भाषण प्रतियोगिता के कार्यक्रम करवाते रहना चाहिए, जिससे बच्चे सिर्फ किताब तक ही ना सीमित रहे, बाहरी दुनिया से और भी चीज़ों से देखें। इसलिए बाहर के कॉलेज में इलेक्शन होता है, डिबेट होता है, बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, ड्राइंग का टेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है कॉलेजों में। काफ़ी सारे फेस्ट होते हैं, बहुत कुछ मनाया जाता है, रंगोली फेस्टिवल होता है, हर चीज़ कॉलेज में मनाई जाती है। तो बच्चा जो ऑर्गेनाइजेशन अलग, करने वाला अलग, पार्टिसिपेंट अलग, हर चीज़ का अलग अलग होता है, तो बच्चे सीखते हैं ना। फिर देखो, इसमें छात्रों में सृजनात्मकता में वृद्धि होती है, क्रिएटिविटी आती है, नया कुछ सीखते हैं। सृजनात्मकता शून्य में क्रियाशील नहीं होती है, जिसमें कोई चीज़ गुण नहीं है, कोई कुछ सीखना नहीं चाह रहा है, तो वो एक्टिव नहीं रहेगा। सृजनात्मकता के विकास के लिए वातावरण का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अगर इन्वायरमेंट वैसा है तो बच्चा सीखेगा। अगर हम यहाँ पे बात क्रिएटिविटी की कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट का और उसका वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे आइए बात कर लेते हैं सृजनात्मक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहला कारक है तानाशाही। अगर तानाशाही है विद्यालय में तो बच्चा नहीं सीख सकता है, क्योंकि वो प्रश्न पूछेगा, आप उसको डांट दोगे। संसाधन नहीं है, लैब नहीं है, साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो आप सिखाओगे क्या। अपर्याप्त शिक्षा है, आर्थिक संकट है, पैसे की दिक्कत हो रही, कैसे भी जी खा रहे हैं, चल रहा है, तो बेकार है। बाहरी परिवेश के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कुछ नया कराने को नहीं है। अभिभावक को पर्याप्त समय नहीं है, पेरेंट्स को भी कोई ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं हो रहा है, जा रहा है स्कूल, जा रहा है, ऐसा है। शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारी के प्रशिक्षण में कमी है, टीचर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है। साइंस वाले मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ वाले साइंस पढ़ा रहे हैं, उनको उस लेवल का नहीं आता है, जो स्तर है वो नहीं आ रहा है, वो खुद ही बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं। विद्यालय में व्यावसायिक विकास के कार्यक्रम का आयोजन वगैरह नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ नहीं, वही पुराना नियम है, बस पढ़ाई हो रही, कैसे भी वो भी अच्छे से नहीं हो रही। तो बहुत सारे रीज़न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला प्रश्न जरूर आएगा कि ये प्रभावित करने वाले 2-3 कारक बताओ, 2 नंबर का बन जाएगा, ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ये टॉपिक की जो क्लासें करते हैं ओवर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी ख़त्म नहीं है, मैं बताऊँगी। ये चैप्टर है काफ़ी बड़ा, अब इनके प्रकार से आपको अवगत कराना है। क्लास कैसी लगी सभी लोग बताइएगा, यहीं तक हम आज करेंगे। जैसा भी होगा फीडबैक, लाइक नहीं किया लाइक करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।